Good morning, everyone. I hope you are fit and fine. कल हमने पढ़ा था कि फेडरलिज्म क्या है। आज उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। फेडरलिज्म क्या है, आप सभी बच्चों ने भी पढ़ा होगा कि इसके अंदर 2 या मोर देन टीयर सिस्टम होता है, या लेवल कह सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स, और उनमें पावर भी अलग अलग दी जाती है। उसी को फेडरलिज्म कहा गया है। इसका जो दूसरा पार्ट है, हम इसका दूसरे पार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कि जो फेडरलिज्म है उसकी क्या क्या फीचर्स हैं या उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। कल हमने पढ़ा था फेडरलिज्म। आज देखते हैं कि उसकी मुख्य फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी हाइलाइट्स भी करें और एनसीईआरटी की बुक्स को भी ओपन करें। पहला है, आप पुस्तक को साथ रखें। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। आई होप सभी विद्यार्थियों को पेज नंबर पता लग गया होगा, मिल गया होगा। तो पहली फीचर्स है फेडरलिज्म की, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कल भी बताया था आपको, आज भी मैं पहले बताया है कि जहाँ पर सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार होती है जिस कंट्री में, वहाँ फेडरलिज्म सिस्टम होता है। इसको हम सिनोनियम में लेवल्स भी कह सकते हैं और इसको टीयर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। या तो पेपर में पूछा जाता है कि हाउ मैनी टीयर्स ऑफ फेडरलिज्म, या पूछा जाए लेवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लेवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको कहा जाता है कि यहाँ पर जो सरकारें हैं 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती हैं। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizens, but each tier has its over jurisdictions in specific matters of the legislation, taxation and administrations. अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अर्थात उसने क्या क्या, अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र भी होता है। पर कानून बनाने के लिए और टैक्स को इकट्ठा करना, वसूलने के लिए, और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र भी होता है। द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ द टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भिन्न भिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड। और इसलिए संविधान क्या करता है, सरकार के हर स्तर की अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी भी देता है, अर्थात सुरक्षा की गारंटी देता है। The fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। Such change require the consent of both the levels of government. ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। उसने क्या कहा कि अगर मौलिक प्रावधानों में कोई सरकार चेंज करना चाहती है, अकेले वो नहीं कर सकती। इसलिए जितने भी लेवल की सरकार है सबकी सहमति होना भी अनिवार्य है, तब उसमें हम चेंज कर सकते हैं। 5th पॉइंट है इसका, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करना का वही अधिकार है। द हाईएस्ट कोर्ट्स
act as umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. भिन्न भिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकार, जितने भी अधिकारों के विवाद की स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो अदा करता है वो कौन करता है? कौन? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा बेटा? सर्वोच्च न्यायालय। अगर कभी देखा हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज अंपायर डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी लेवल के अंदर, तो सीधे ही पावर किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर लोकेट है? भारत का पता है, सभी को बताया था। वेरी गुड। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर हम कोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है लोकेट, पता है आपको? इंटरनेशनल कोर्ट है बेटा नीदरलैंड में। नीदरलैंड की एक स्टेट है हेग, वहाँ पर है, जो हाल ही में उसको जाना जाता है हॉलैंड के नाम से। 6 पॉइंट है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल इकोनॉमिक, कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए भिन्न भिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत भी माने गए हैं। 7 पॉइंट है इसका, द फेडरल सिस्टम दस एज ए ड्यूल ऑब्जेक्ट्स, कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दो दोहरे उद्देश्य हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, और इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा करना और सम्मान करना। Therefore, two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. इसी कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए भी दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। वो क्या है? गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, भिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारों के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। They should also trust that each would abide by its part of the agreement, और एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए? विश्वास भी होना चाहिए, ट्रस्ट, विश्वास होना चाहिए, और वे अपने आप अधिकार क्षेत्रों को भी मानने चाहिए। An ideal federal system has both accepts mutual trust and agreement to live together, कि दोनों के दोनों पक्ष में जो सहमति होगी वो आपसी भरोसे और साथ रहने पर भी सहमति होनी चाहिए। द exact balance of power between the central and state government varies from one federation to another, केंद्र और विभिन्न राज्यों की सरकारों के बीच सत्ता का जो बंटवारा है हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है, अलग अलग किस्म का होता है। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। दिस बैलेंस डिपेंड्स mainly on the historical context in which a federation was formed. There are two kinds of routes through which a federation have been formed. संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित की गई है। फर्स्ट है, the first route involves independent state coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and the retaining identity they can increase their security. जो दो तरीके उसमें से पहला मेथड क्या है? दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र राष्ट्र को साथ लाकर एक बड़ी इकाई के रूप में गठित करना चाहिए। फिर दोनों में स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी अपनी संप्रभुताओं को साथ करते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। जब अपने अलग अलग पहचान को बनाए रखेंगे तो वो क्या करेंगे? दे कैन इंक्रीज द सिक्योरिटी, तो अपनी सुरक्षा और खुशहाली को भी बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं।
This type of coming together federalism include the USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हैं। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरलिज्म all the constituent states usually have equal power and are strong the federal government। इसी तरह संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government। सेकेंड रूट इज वेयर, जो संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है वह है बड़े देश और अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसका उदाहरण है। इन दिस सेकेंड कैटेगरी ऑफ द जनरल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल द स्टेट्स। दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्थाओं में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरलिज्म हैव अनइक्वल पावर। अक्सर इस व्यवस्था में भिन्न भिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, परंतु विशेष स्थिति में किसी प्रांत को ही विशेष अधिकार दिए गए जाते हैं। सम यूनिट आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। इसके साथ में ये बॉक्स में पॉइंट दिया गया है, इस ग्लोजरी वर्ड में इसको अंडरलाइन कर ले। जूरिडिक्शन आपको बताया भी था पहले। जूरिडिक्शन का अर्थ क्या है? अधिकार क्षेत्र। क्या है? अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्या है? कि कोई ऐसा एरिया जिसके ऊपर आपका वैधानिक रूप से अधिकार हो जाए। द एरिया ओवर विच सम हैज लीगल अथॉरिटी, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। द एरिया मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द जोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स और सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत प्रवासित होता है और इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय को भी रखा जा सकता है। अब इसके ऊपर फिर एक कार्टून दिखाया गया था, क्वेश्चन पूछता है इन कार्टूनों में। आप देख रहे हैं ये कार्टून में क्वेश्चन पूछा गया, इफ ए फेडरलिज्म वर्क्स ओनली इन बिग कंट्रीज व्हाई डिड बेल्जियम अडॉप्ट इट। कि संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम में इसे क्यों लागू किया गया, क्यों अडॉप्ट किया गया, या बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया। ये आपका पार्ट सेकंड है। इसके बाद में भारत में फेडरलिज्म सिस्टम का टॉपिक होगा। देखो दिया है व्हाट मेक्स द इंडिया फेडरल कंट्री, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ में ऊपर कुछ वर्ड दिए गए हैं, क्या लिखा है देखते हैं, रिवाइज करते हैं। Some Nepali citizens were discussing the proposal on the adopting of federalism in their new constitution। कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। That is what some of them said। और उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार की थी। क्या थी देखते हैं। खगराज जी कहते हैं I don't like federalism, कि मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है। इट वुड लीड टू ए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स एज इन इंडिया।
इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। उसके बाद देखते क्या कहती है सरिता ने क्या कहा। सरिता कहती है आवर इज़ नॉट ए वेरी बिग कंट्री, कि हमारा देश कोई बड़ा नहीं है। वी डोंट नीड फेडरलिज्म, इसलिए हमें फेडरलिज्म की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बाबूलाल जी कहते हैं आई एम होपफुल दैट द ट्राई एरियाज विल गेट मोर ऑटोनॉमी इफ दे गेट देयर ओवन स्टेट गवर्नमेंट। बाबूलाल जी कहते हैं मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र में अलग अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो सकेगा। अब रामा गणेश के वर्ड सुनते हैं। राम गणेश जी कहते हैं आई लाइक ए फेडरलिज्म बिकॉज इट विल मीन दैट पावर दैट वर अर्लियर enjoyed by the king will now be exercised by our elective representatives। राम गणेश जी कहते हैं कि मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब है कि पहले जो राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे, अर्थात हमारे द्वारा जो पीपल इलेक्ट किए जाएंगे। इफ़ यू वर ए पार्टिसिपेट इन दिस कन्वर्सेशन व्हाट वुड बी रिस्पॉन्स टू ईच ऑफ दी, जिसमें कहते हैं कि अगर आप इस चर्चा में शामिल हो प्रत्येक टिप्पणी करें तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। विच ऑफ दिज रिफ्लेक्ट ए रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग व्हाट फेडरलिज्म इज, व्हाट मेक्स इंडिया इज ए फेडरलिज्म कंट्री। किन में से किसे संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी भी की गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, कि भारत में संघीय व्यवस्था क्या है। इसके अंदर जो ये मैं दिखाया गया है इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर भी आती हैं और मैप भी आया गया है। जैसे कि मैप दिखाया गया है 1947 के समय का इंडिया का। तो इसके साथ में जैसे मैप देखो इंडियन पॉलिटिकल का भी मैप इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा लेसन है। बहुत सारी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये देखो ये कोलेशन गवर्नमेंट दिखा रहा है। कोलेशन का अर्थ पता है होगा आपका कौन है। कोलेशन होता है गठबंधन की सरकार, किसकी है, गठबंधन की सरकार है। ठीक है बेटे, थैंक यू, हैव ए गुड डे। आप इसको अच्छे से रीड करें।